हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने कल पढ़ा था जेनेटिक्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था कल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन जेनेटिक्स के बारे में, और हमने कल बात की थी मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है बेसिकली लिथल जीन्स का। लिथल जीन्स होते क्या है, लिंकेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ जीन एक्शन क्या क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, मल्टीपल एलील्स कहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी बातें हम आज के सेक्शन में करेंगे। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, आप लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। ओके, हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, अगर आप सब आ गए हैं तो कंफर्मेशन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश, हितेश, महक, बैरी, बाकी लोग भी फटाफट से कंफर्मेशन दे दीजिए जो जो लोग क्लास में आ चुके हैं, है ना। देख लिया जाए कितने लोग आ गए। हाँ जी, अभी तो आधी जनता नहीं आई है। चलो फटाफट से वेट कर लेते हैं उनका, जो लोग अभी आ रहे हैं। हाँ जी, अंजलि गुड मॉर्निंग, कुणाल गुड मॉर्निंग। फटाफट से वेट कर लेते हैं जो लोग आ रहे हैं। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने मेंडेलियन लॉस के बारे में बात की थी, एक्सेप्शंस के बारे में बात की थी। अब एक्सेप्शंस में हमने जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस की बात कर ली थी। असॉर्टमेंट में एक एक्सेप्शन हमारे पास में थी, वो थी लिंकेज की, और आज हम उसी के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम आज के सेक्शन में कवर करने वाले हैं। हाँ जी, अभिषेक गुड मॉर्निंग, राहुल गुड मॉर्निंग, श्रद्धा गुड मॉर्निंग। चलिए अब करें स्टार्ट। अब मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे आ गए हैं, तो अब हमें अपना जो टॉपिक है, अपने टॉपिक की शुरुआत बिल्कुल कर देनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम चीज हम आज यहाँ से कवर कर लेंगे। जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बचेंगे उनको हम बीच बीच में कवर करके खत्म कर देंगे। तो हमारी ट्राई आज यही रहेगी कि हम जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स हैं उनको आज के क्लास में कवर कर दें। ठीक है जी, ओके, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो एज यूजुअल मैं आपको खुद से करवाती हूँ, और उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, कैसा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं। हाँ जी, करें शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको पता है ड्रोसोफिला पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो जो ड्रोसोफिला है वो जेनेटिक्स में क्यों यूज किया जाता है? तो सबसे पहली बात हम यही करेंगे कि वाई ड्रोसोफिला, ठीक है, इज यूज्ड इन जेनेटिक्स। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स में जो फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स है, जिन्होंने इस पे काफी काम किया है, कौन है वो जी? टीएच मॉर्गन। मॉर्गन ने इसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर काफी काम किया है। ड्रोसोफिला की क्या खास बातें हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं जेनेटिक्स के कामों के लिए? तो इस बारे में फटाफट से हम डिस्कस करेंगे अभी कि ड्रोसोफिला की ऐसी क्या बातें हैं जो ड्रोसोफिला को बिल्कुल स्पेशल बनाती है सारे कामों के लिए। ठीक है, राइट। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो ड्रोसोफिला है एज यूजुअल इसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है। क्योंकि लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो छोटे ड्यूरेशन में ही इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो कवर हो जाता है और रिजल्ट्स हमें जल्दी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से कि क्या है ड्रोसोफिला का सबसे पहला पॉइंट कि शॉर्ट लाइफ स्पैन है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी। दूसरा क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी हमें देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी देखने को मिलता है। ठीक है जी, ओके। अगला, इजिली हम इसको कल्चर मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, या लिख लीजिए कैन इजिली बी कल्चर्ड, कैन इजिली बी कल्चर्ड। तीसरा पॉइंट क्या है कि इजिली हम इसको कल्चर कर सकते हैं, कैन इजिली बी कल्चर्ड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसमें भी जैसे पी में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर प्रेजेंट, इसमें भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर प्रेजेंट।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं तो हमें क्लियरली पता चल जाता है किसमें कौन सा कैरेक्टर आया। क्यों? क्योंकि मेल एंड फीमेल को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। यानी कि फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा कि इसमें जी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट एंड male and female can be differentiated। मेल एंड फीमेल को हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो फीमेल होती है, फीमेल के एब्डोमेन पे ब्लैक कलर की मोटी स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है, फीमेल के एब्डोमेन पे ब्लैक कलर की मोटी स्ट्राइप्स पाई जाती हैं। तो जो मेल एंड फीमेल है इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए पॉइंट, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल होती है उसके एब्डोमेन में थिक स्ट्राइप्स पाई जाती हैं, ठीक है, मेल में पतली होती हैं। तो ये इसका एक मेन कैरेक्टर है कि हम पहचान सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया जी? कर लिया नोट? चलो इसको कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इज लिंकेज। नेक्स्ट टॉपिक है यहां पे लिंकेज। अब लिंकेज क्या होता है मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूं। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है एक, और मान लो ये क्रोमोसोम है जी दूसरा, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है। ठीक है जी, चलो ठीक है, शेप जैसी भी है बस समझ लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मान लो इन क्रोमोसोम में क्या है, ये है जी एक जीन, ये है जी दूसरा जीन, इसको ले दिया मैंने ए नाम, इसको मैंने दे दिया जी बी नाम, और एक जीन है मान लो यहां पे जिसको मैंने दे दिया जी सी नाम, ठीक है। एक क्रोमोसोम में मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने कुछ नाम दे दिए, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। अब ये जो है ये होमोलोगस पेयर है, ठीक है, इस साइड भी ऐसा ही होगा और इसके दूसरे वाले का भी अपना क्या होगा, पेयर होगा इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या है आपके इसी तरह से जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, ठीक है। तो ये आपका एक होमोलोगस पेयर है और ये आपका जी दूसरा होमोलोगस पेयर है, ठीक है, राइट। अब देखो दूसरे में क्या होता है, दूसरे में भी क्या होगा, ये जीन मान लो ए जीन है, अच्छा इसका कलर चेंज कर देती हूँ। दूसरे में क्या होगा, मान लो वाइट कर देते हैं, ये जीन मान लो यहाँ पे ए जीन है, ये जीन मान लो यहाँ पे बी जीन है, और जो नीचे जीन है मान लो ये वाला जीन है आपका जी कैपिटल सी और ये है स्मॉल सी, ठीक है, ऐसे है। अब क्या होता है ना, दो दोस्त हैं, मान लो दो दोस्त ऐसे हैं जो बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो बचपन से आपके साथ में बैठ रहा है, नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में, है ना। अब क्या हुआ, एक स्टेज ऐसे आई कि आप लोग बड़े हो गए, +1 +2 में हो गए। अब आप अपने दोस्त को बोलोगे कि तुम तो मेरे साथ ही हो बचपन से, है ना, नर्सरी में, 10th में, क्या आप उसको किसी और के साथ बैठने दोगे? नहीं बैठने दोगे ना, जब हम स्कूल में होते हैं। यहाँ पे जीन्स भी क्या होते हैं, ये जीन्स बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो ऐसा समझ लो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बिल्कुल क्लोज हो, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कहीं जाने नहीं दोगे, आप उसको बोलोगे कि भाई तू मेरे साथ ही रहेगा, तू कहीं और नहीं जाएगा। एक आपका बेस्ट फ्रेंड है और एक ऐसा फ्रेंड है कि जो बस क्लासमेट है और आपको उससे ज्यादा मतलब नहीं है, उसको आपसे ज्यादा मतलब नहीं है। वो ऐसा फ्रेंड है जो पूरी क्लास में कहीं पे भी किसी के साथ भी जाके चिल करता है ना, कहीं पे भी जाएगा, किसी से भी बातें करेगा, किसी की भी शादी में पहुंच जाएगा, किसी के भी फंक्शन में चला जाएगा, उसको कुछ नहीं होता।
ठीक है। लेकिन जो आप दो बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे के हर फंक्शन को मान लो अटेंड करते हो, एक दूसरे के हर टाइम साथ में रहते हो। अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि बाजार तक जाना है, आप भी साथ में निकल लेते हो। तो ऐसे जीन्स जो आपके इकट्ठे रहते हैं, ऐसे जीन्स जो आपके विच स्टे टुगेदर और जो कि इनहेरिट होते हैं इकट्ठे टू नेक्स्ट जनरेशन, टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं जी लिंक्ड जीन्स। ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? ऐसे जीन्स होते हैं जो आपके इकट्ठे रहते हैं और वो हर, अगर हम बात करते हैं जनरेशन में, इकट्ठे ही जाएंगे। उन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। अब ये जो हमारे पास में लिंक्ड जीन्स होते हैं, ये क्लोजली रिलेटेड जीन्स होते हैं, क्लोजली आपके लोकेटेड जीन्स होते हैं, इकट्ठे इकट्ठे लोकेटेड होते हैं, पास पास वाले जीन्स होते हैं। जबकि ये जो आपका दूर की लिंकेज वाला जीन है, दैट इज ये जो सी जीन है, ये इनसे दूर है ना, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब क्या होता है, जब आपका लिंकेज की हमने बात कर ली, अब ध्यान से समझना, मैं इसी पे कर दूंगी। अब ये जो हमारे पास में एक क्रोमोसोम है और दूसरा हमने बोला कि हमारे पास में ये वाला क्रोमोसोम है, तो हमने जब पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, ये स्मॉल सी है, ठीक है, और ये हमारे पास में जी क्या है, कैपिटल सी है। हमने कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है जी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। ये दोनों क्या है जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर भी वहां से होगी, उस पोर्शन से होगी जहां पे जीन्स आर नॉट लिंक्ड, जहां पे जीन्स आर नॉट लिंक्ड। ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तेरा भी कोई दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और के साथ में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो सी है ये यहां चला जाएगा, ये वाला जी यहां चला जाएगा, बाकी जीन्स वैसे रहेंगे। कैसे, अभी बताती हूं। ठीक है, जैसे ये है मान लो, और दूसरा हमारे पास में ये है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा आपको, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये ऐसे ही रहा, ये वाला जीन भी ऐसे ही रहा, लेकिन यहां पे जो था वो कैपिटल सी आ गया यहां पे, और यहां पे जो था पिंक वाला वो यहां पे पोर्शन चला गया, यहां पे स्मॉल सी आ गया। बाकी ऊपर देखो, ऊपर वाले जीन्स जैसे थे वो वैसे ही रहे, उनमें कोई चेंज नहीं आया। ये चीज समझ में आई? यानी कि जो लिंकेज होती है, लिंक्ड जीन इकट्ठे रहते हैं, वो क्रॉसिंग, अगर अगले जनरेशन में जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर नॉन जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में होता है, और जो लिंक्ड जीन नहीं है उसके बीच में होगा। ठीक है, राइट? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? बताओ। चलिए, सबको क्लियर हुई ये चीज जो मैंने बताई? ठीक है, तो आपको समझ में आ गई एक बात कि अल्टीमेटली यहां पे क्या हुआ, ये इस तरह से हुआ है ना, ये यहां चला गया, ये वाला पोर्शन यहां पे चला गया। तो आप देखोगे कि आपको अल्टीमेट रिजल्ट में क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन यहां पे ग्रीन दिखेगा, और ये वाला पोर्शन यहां पे ये वाले जीन्स आगे होंगे। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, जो हमने डिवीजन के टाइम पे पढ़ा था। राइट? सबको क्लियर हो गया क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, क्लियर है? तो जैसे कि गैमीट्स वगैरह में क्रॉसिंग ओवर होती है, वो इसी तरह से होती है। चलिए, सबको समझ में आया? लिख लो इसको, फिर आगे बताती हूं। फिर मैं आपको लिंकेज के बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिंकेज के, उसको कवर करेंगे। ठीक है जी। राइट नाउ, एक पॉइंट, दैट इज लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतनी कम लिंकेज, जितनी कम लिंकेज उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, जितनी ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? दूसरा पॉइंट, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस।
जितना ज्यादा दूरी उतनी कम दोस्ती, जितनी कम दूरी उतनी ज्यादा दोस्ती, सिंपल। तो यहां पे लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑल्सो, राइट। यहां तक समझ आया? चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी लिंकेज मैप्स कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब हम बात करेंगे ड्रोसोफिला में एक एग्जाम्पल की। ड्रोसोफिला में एक एग्जाम्पल की हम बात करेंगे और वो एग्जाम्पल क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को लिख लिया तो फटाफट लिख लो, फिर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया हमने ड्रोसोफिला में टू स्टडी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, टू स्टडी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब हमने भाई यहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और हमने क्या चीज देखी वो बताती हूं, ठीक है। तो हमने यहां पे जैसे यहां पे ले लो क्रॉस 1 और यहां पे ले लीजिए क्रॉस 2, ठीक है। और यहां पे लिख लीजिए वाइल्ड टाइप कैरेक्टर देखा, मतलब कि नॉर्मल, मैंने कल भी बताया था, दैट मीन्स नॉर्मल। और यहां पे हमने देखा जी म्यूटेंट टाइप कैरेक्टर, ठीक है। यहां पे हमने देखा म्यूटेंट टाइप कैरेक्टर, ठीक है, ओके। और अल्टीमेटली लास्ट में हम लिख लेंगे जी क्या रिजल्ट हमें देखने को मिले, क्या रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। अब देखो ड्रोसोफिला में जब हम फिनोटिपिक कैरेक्टर देख रहे हैं, मान लो उसका आई कलर देख रहे हैं, एक का आई कलर व्हाइट है और एक का आई कलर रेड है। तो ड्रोसोफिला में जब आई कलर है उसको हम इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रोजेनी का। तो हमने यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया, दो कैरेक्टर्स लिए और उनके बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो कैरेक्टर में हमने क्रॉस 1 में क्या किया, जैसे कि ब्राउन ड्रोसोफिला लिया या जो ड्रोसोफिला था उसकी आई का कलर लिया, जो कि हमने अल्टीमेटली कैसा लिया, जो हमने रेड लिया, ठीक है, रेड कलर आई ली एंड ब्राउन कलर की बॉडी ली, ठीक है। जो इंसेक्ट था उसका कैरेक्टर हमने दो लिए, जो बॉडी थी उसका कलर हमने ब्राउन लिया और जो आई कलर था, आई कलर हमने कैसा लिया, आई कलर हमने रेड लिया। पहला कैरेक्टर हमने ये लिया। दूसरा कैरेक्टर हमने क्या किया, हमने ले लीजिए यहां पे, ठीक है, लिख लिया। दूसरा कैरेक्टर हमने क्या किया कि रेड आई एंड लार्ज विंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे लिंकेज जान रहे हैं दो अलग अलग कैरेक्टर के बीच में। अब मैं आपको एक चीज पहले बता देती हूं, हमें पता है कि ड्रोसोफिला में ब्राउन कलर बॉडी और रेड कलर की आई के बीच में क्या होती है, लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि ड्रोसोफिला में रेड कलर की आई और विंग्स के बीच में कोई लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है। तो इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले दो कैरेक्टर को स्टडी करना था कि क्या ब्राउन कलर की बॉडी के साथ में आई कलर का कोई रिलेशनशिप है, पहली चीज ये। दूसरा कि क्या आई कलर के साथ में विंग का कोई रिलेशनशिप है, राइट। ये दो चीजें हमने क्या करनी है, इस क्रॉस में स्टडी करनी है कि क्या यहां पे किसी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां पे क्या है, दूसरा जो कैरेक्टर हमने लिया, यहां पे म्यूटेंट कैरेक्टर हमने क्या लिया है, येलो कलर की हमने बॉडी ली है। यहां पे हमने क्या लिया, येलो कलर की बॉडी ले ली और व्हाइट कलर की आई ले ली, और व्हाइट कलर की आई ले ली, ये हमने इसका दूसरा कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। और दूसरे में हमने दूसरा कैरेक्टर क्या ले लिया, यहां पे हमने व्हाइट कलर की आई ले ली, व्हाइट कलर की आई ले ली और छोटे विंग्स ले लिए, मिनिएचर विंग्स हमने यहां पे ले लिए, और मिनिएचर विंग्स हमने यहां पे ले लिए। अब हमें क्या करना था, हमें इनके बीच में करवाना था क्रॉस, और हमें स्टडी करना था कि क्या ये कैरेक्टर्स एक्चुअल में लिंक्ड हैं, अगर हैं तो कैसे लिंक्ड हैं। तो क्रॉस 1, एक हमारे पास ये क्रॉस था और दूसरा हमारे पास में ये क्रॉस था। तो जब हमने वाइल्ड टाइप या नॉर्मल कैरेक्टर का म्यूटेंट कैरेक्टर के साथ में हमने क्रॉस करवाया, तो यहां पे जो रिकॉम्बिनेशन आया वो आया 1.3%। यहां पे ये रिकॉम्बिनेशन आया। अगर बेटा रिकॉम्बिनेशन आपका 1.3% आया, दैट मीन्स लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का उल्टा, इनवर्स होता है।
यानी कि यहाँ पे जो लिंकेज है, लिंकेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से माइनस कर दो, 100 माइनस 1.3%, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे लिंकेज 98.7% आया। यानी कि ये तो सच में ही गहरे दोस्त निकले, गहरे दोस्त, यानी कि ये दो कैरेक्टर तो सच में लिंक्ड निकले ना। इतना कम रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि ये दोनों पक्के यार हैं, ठीक है, यानी कि ये लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ही बहुत कम आया, राइट। तो ये आपका हमारे पास में क्या है, लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये दो कैरेक्टर क्या हैं भाई, ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे जो हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, वो देखने को मिला जी 37.2% के आसपास। इतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि ये जो है ये ज्यादा लिंक्ड नहीं है, ये लूजली लिंक्ड है, ठीक है, यानी कि ज्यादा लिंकेज यहाँ पे नहीं है, ये तो रिकॉम्बिनेशन काफी ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं आई कलर के और बॉडी के, ये क्लोजली लिंक्ड हैं, ये कैरेक्टर्स क्या हैं, क्लोजली लिंक्ड हैं। ये समझ में आई पॉइंट, ये क्लियर है सबको, लिंकेज का ये पॉइंट सबको समझ आया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का सबको क्लियर है जी, ठीक है, राइट। चलिए अब बात करते हैं लिंकेज मैप्स के बारे में, लिंकेज मैप्स के बारे में। ये जो लिंकेज मैप्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट दिया था स्टुटेवेंट ने। और लिंकेज मैप क्या होता है कि हमने क्या करना है, मान लो हमारे पास में कुछ जीन्स दिए गए हैं क्रोमोसोम्स पे, तो हमें देखना है कि कौन सा जीन कहां पर है। ये जो हम जीन्स का लोकेशन करते हैं, इसको बोलते हैं भाई लिंकेज मैप, इसको बोलते हैं लिंकेज मैप। यानी कि हमें बताना है क्रोमोसोम पे कौन सा जीन कहां पे है। तो यहां पे अगर हम लिंकेज मैप की बात करते हैं, तो लिंकेज मैप कैसे बताए जाते हैं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगी और आपको बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से वो एग्जांपल समझ आने वाला है कि मैं क्या बोल रही हूं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, बहुत ईजी। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि, कलर चेंज कर लेती हूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि बेटा A इज लिंक्ड टू C। मैंने बोला कि A जो है बेटा C से लिंकेज पाई जा रही है, और अगर लिंकेज की बात करूं तो 90% लिंकेज पाई जा रही है। क्या ऐसा लिख सकती हूं, A इज 90% लिंक्ड टू C, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, A और C के बीच में बहुत सारी लिंकेज पाई जा रही है, यानी कि 90% लिंकेज पाई जा रही है। B की बात करूं, B इज 40% लिंक्ड टू C। जो B है वो 40% लिंक्ड है किसके साथ में, C के साथ में, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि B क्या है, 40% लिंक्ड टू C है। और तीसरा मैंने क्या बोला कि A जो है दैट इज 10% लिंक्ड टू C। अब आप बोलोगे मैम ये क्या क्वेश्चन है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया और बोला कि बताओ बेटा, इसमें जो लिंकेज है वो लिंकेज कहां से किसकी होगी, या उसमें अरेंजमेंट क्या रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, और आपको यहाँ पे क्या करना होता है, अरेंजमेंट बताना है। अब वो अरेंजमेंट किस टर्म में बताना होता है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कभी आता है तो, ठीक है, क्योंकि आप बोलते हैं कि और एग्जाम्स में क्लियर नहीं होता, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स करवा रही हूं। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे। अब अरेंजमेंट देखो ऐसे दिया होता है उन्होंने, मान लो ऐसे दिया है ABCD, ADBC, ACDB, ABDC, कुछ ऐसे ऐसे करके आपका इन्होंने दिया है। आपको ADBC का मतलब क्या है कि आपको यहां पे लाइन में बताना है कि कौन सा जीन कहां पे आएगा। चलो ट्राई करते हैं इसको। ट्राई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, अब ध्यान सारा यहां पे रखना। देखो सबसे पहले बोला कि A है, चलो A को ऐसा करते हैं कहीं पे लिख देते हैं रैंडमली, मान लो मैंने ये A लिख दिया। अब इसने क्या बोला, A इज लिंक्ड टू C 90%। मैंने क्या किया, A और C को लिंक कर दिया और बोला 90% है, तो इसको मैंने क्लोज बना दिया। मैंने लिख दिया कि हाँ जी ये 90% है। दूसरा इसने क्या बोला, B इज 40% लिंक टू C। मान लो मैंने B यहां पे बना दिया। अब मैंने बोला कि B और C की लिंकेज कितनी है जी, 40% है।
तीसरा इसने क्या बोला कि A is 10% linked to C। A है कि C था? लास्ट क्या बोला था मैंने आपको? A is 10% linked to C। A is 90% linked to C। एक मिनट रुकना, इसमें क्वेश्चन में गलती है। A is 90% linked to C, ठीक है, A और C 90% linked है। B is 40% linked to C, हाँ जी B यहाँ पे आ जाएगा 40% linked to C, and A is 10% linked to C। अच्छा हाँ 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 ठीक है, ओके, यहाँ पे ना एक गलती हो गई है, ठीक है, एक गलती यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे B होगा, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। अब देखो दोबारा बताती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हो गई थी छोटी सी, अभी बता देती हूँ। देखो क्या बोलता है ये बोलता है कि यहाँ पे A इज लिंक्ड टू B। अब ये क्या बोल रहा है कि जो A है वो B के साथ में लिंक्ड है। देखो ये A है और ये क्या है बेटा, B है, इसमें लिंकेज इसने कितनी बता दी, 90%। दूसरा ये क्या बोल रहा है, B इज लिंक्ड टू C। अब B क्या है, B C के साथ में लिंक्ड है। मैंने मान लो यहाँ पे C बना दिया और मैंने कहा जी इनके बीच में है कितनी, 40% लिंकेज, ठीक है। अगला क्या बोला कि जो हमारे पास में A है दैट इज 10% लिंक टू C। अगर मैं यहाँ पे C बना देती हूँ और यहाँ पे मुझे बोला है कि 10% लिंकेज है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि देखो क्या हुआ, ये जो आपका C था ये तो आपका बड़ा दूर चला गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर मेरा C आ जाए तो ये सही हो जाएगा, अगर यहाँ पे C आ जाए तो ये सही हो जाएगा। कैसे, देखो कैसे सही हो जाएगा, देखो A और B क्या है, एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। 90% बोला, चलो जी यहाँ पे 90% लिंकेज हमारी क्लियर होगी A और B के बीच में। दूसरा क्या बोला, B इज 40% लिंक टू C, चलो जी ये भी दूर हो जाएगा, 40% मतलब कि थोड़ा सा दूर हो जाएगा, 40% का मतलब क्या है, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ये लो जी B और इसके बीच में हमने कितनी बता दी, यहाँ पे 40% लिंकेज बता दी, ठीक है, राइट। और लास्ट में क्या बोला है कि A इज 10% लिंक टू C। हाँ जी A तो क्या है आपका 10% लिंक टू C है, ठीक है। तो यहां पे अल्टीमेटली A इज 90% लिंक टू B, ठीक है, B इज 40% लिंक टू C एंड A इज 10% लिंक टू C, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट लिंकेज ऐसे ही करते हैं, ठीक है, लिंकेज के जो आपके डायग्राम बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, यहां तक पता चला, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन नया फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन नया फ्रेम कर लेते हैं। तो मान लो इसका अरेंजमेंट आपका A B एंड C आ रहा है, मान लो इसका अरेंजमेंट A B एंड C आ रहा है, ठीक है, A इज लिंक टू B 90% ले लो, B इज लिंक टू C 40% ले लो, ठीक है, A इज लिंक टू C, ठीक है, यहाँ पे 10%, सही है, सही है। A और C में कितनी लिंकेज है, 10% है, सही है, क्वेश्चन A B C ही आएगा, ठीक है, सही है। अब सही है, सही है, कैसे, देखो मैं बताती हूँ। A और B में 90% लिंकेज है, 90% लिंकेज का मतलब होता है ये बिल्कुल पास होंगे, ठीक है, 90% का लिंकेज का मतलब है कि A और B क्या होंगे, बिल्कुल पास होंगे। दूसरा क्या बोला है, B और C में 40% है, मतलब कि ये थोड़े से दूर होंगे। तीसरा बोला है A और C में 10% है, मतलब कि ये और भी दूर होंगे, ठीक है, तो ये सही है क्वेश्चन, सही आंसर भी, ठीक है। तो यहां पे मान लो अगर आपको ऑप्शन में दिया होता है A B C तो आप A B C को करेक्ट करते, राइट, सही है ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं। अगर कुछ पता ना चले तो एक चीज याद रखना, कुछ पता ना चले तो लिंकेज में आप क्या करोगे, सेंटर में A ले लो, ठीक है, सेंटर में A ले लो और उसके हिसाब से आप वो कर दो, मतलब कि जीन्स को लगा दो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, A is linked to B 95%. B is linked to C 30%, ठीक है। A B के साथ लिंक्ड है 95%, B C के साथ में लिंक्ड है 30% एंड C is linked to A 60%। चलो अब बताओ अब कैसे होगा, ठीक है, A B के साथ में लिंक्ड है, राइट, और B C के साथ में लिंक्ड है
सी ए के साथ में लिंक्ड है। बताओ कैसे बनाओगे? देखो ए बना दिया और बी बना दिया, यहाँ पे ये कितना परसेंट बोल दिया जी? 95% बोल दिया। फिर क्या बोला? बी और सी आपके कितने लिंक्ड है? 30%। तो यहाँ पे मैंने अगर सी बना दिया तो बी और सी कितने परसेंट लिंकेज होगी? 30%। सी और ए की लिंकेज कितनी बोली है जी? 60%, मतलब कि ये और क्लोज होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा अरेंजमेंट? सी ए बी। आपका भी यही आया, ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे आप कुछ भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे चलता फिरता एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे आपको आते नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स की। लिंकेज में जब हम दो जीन के बीच में यूनिट्स की बात करते हैं तो मॉर्गन ने अगर सेंटीमीटर बोलते तो ये बहुत बड़ा यूनिट हो जाता, तो इसको नाम दिया जी सेंटीमॉर्गन। इसको नाम दिया गया सेंटीमॉर्गन, ठीक है, लिख लीजिए। इसको नाम दिया गया हमारे पास में क्या? सेंटीमॉर्गन, ठीक है। सेंटीमॉर्गन क्या होता है? जहां पे आपकी 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि लिंकेज बहुत क्लोज होगी। जहां पे आपकी 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जहां पे आपकी 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं जी? सेंटीमॉर्गन। उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंटीमॉर्गन, ठीक है, राइट। अगला, लिंकेज मैप आपको क्या दिखाता है? लिंकेज मैप आपको दिखाता है जेनेटिक डिस्टेंस। लिंकेज मैप आपको दिखाता है जेनेटिक डिस्टेंस, ठीक है। लिंकेज मैप आपको क्या दिखाता है? जेनेटिक डिस्टेंस, ठीक है जी। यहां तक हो गया, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, नाउ लिख लोगे तो बताना, फिर आगे बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जीन इंटरेक्शन के बारे में। जीन इंटरेक्शन कैसा होता है? दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका इंटर एलिलिक, ठीक है, एलील के बीच में। एक हो सकता है इंट्रा एलिलिक, की विद इन द एलील हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जीन इंटरेक्शन हमारे पास में दो टाइप का होता है, ठीक है। एक आपका है इंट्रा एलिलिक, जहां पे हम विद इन द सेम जीन बात करते हैं, और एक होता है बिटवीन द डिफरेंट जीन्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं कि विद इन सेम जीन, और यहां पे हम बात करते हैं जी बिटवीन डिफरेंट जीन्स, बिटवीन डिफरेंट जीन्स। तो यहां पे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या आ जाएंगे? जैसे कि हमने पढ़ा था कोडोमिनेंस, हमने पढ़ा था जैसे मान लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ये आपके एक ही उसके एग्जाम्पल्स है ना, विद इन द, जब हम बात कर रहे हैं एक ही जीन के एग्जाम्पल्स हैं। ओवर डोमिनेंस है, ये सारे आपकी एक में आ जाएंगे। इंटर एलिलिक की हम बात करते हैं तो एक जो आपका एलील है या फिर एक हमारे पास में जो जीन है वो मास्क करता है इफेक्ट ऑफ अदर, ठीक है। एक जो जीन है वो दूसरे के इफेक्ट को छुपा देता है, राइट। दो टाइप के हमारे यहां पे जीन पाए जाते हैं। एक होता है एपिस्टेटिक
और दूसरा होता है जी हाइपोस्टैटिक। एक होता है एपिस्टैटिक और दूसरा हमारे पास में होता है जी हाइपोस्टैटिक। एपिस्टैटिक की मैं बात करूं, जो कि मास्क कर रहा है, जो कि हमारे पास में मास्किंग जीन है, उसको हम बोल देते हैं जी एपिस्टैटिक। और दूसरा हमारे पास में जो मास्क हुआ है जीन, उसको हम बोल देते हैं हाइपोस्टैटिक। जो मास्क्ड जीन है, जिसको उसने इफेक्ट को रोक दिया है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोस्टैटिक। टर्म किसने दी थी, बैटसन ने दी थी। टर्म किसने दी थी, बैटसन ने दी थी। अब यहीं पे आप पढ़ते हो, कहीं पे डोमिनेंस की बात करते हो, है ना, डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करते हो, कहीं पे आप बात करते हो रिसेसिव एपिस्टेसिस की, और वहां पे आपको अलग अलग रेशियोज देखने को मिलती है, और एग्जाम में यही रेशियोज को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये भी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके बेसिक्स कवर करवा देती हूं, ठीक है, राइट। एक होता है एडिटिव जीन एक्शन, एक होता है एडिटिव जीन एक्शन, जिसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ जीन्स, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ जीन्स, ठीक है। एडिटिव जीन एक्शन का मतलब होता है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द जीन्स, की सबका मिल मिला के जो इफेक्ट आ रहा है, उसको हम बोल देते हैं जी एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन्स, ठीक है, राइट। ठीक है, यहां तक पता चला, बताओ, इसको नोट करो, फिर आगे बताती हूं। ठीक है, तो ये जो आपके इंटर एलिलिक हैं, जो मास्किंग वाले हैं, दे डू नॉट फॉलो मेंडल लॉ, ठीक है। कैसे, मैं बताती हूं अभी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर बताती हूं आगे कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं, यहां पे लिख लिया सबने, डोमिनेंट एपिस्टेसिस की, करे बात। अब हम बात करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस की, लिख लिया ना सबने। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में बेसिकली क्या होता है कि एक जो जीन होता है, वो दूसरे के फैक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है या मास्क कर देता है, मतलब कि आने नहीं देगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे कॉमन जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो कुकुरबिट्स में आ जाएगा। सबसे कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे किसका आ जाता है जी, कुकुरबिट्स का आ जाता है। और वो किस बेसिस पे आता है जी, कलर के बेसिस पे आता है। वो किस बेसिस पे आता है, कलर के बेसिस पे आता है। अब कलर के बेसिस पे यहाँ पे कैसे आता है, जैसे कि व्हाइट है, देन येलो है, देन हमारे पास में कैसा है, ग्रीन है। व्हाइट है, देन येलो है, और उसके बाद में हमारे पास में ग्रीन है। तो तीन फ्रूट्स पाए जाते हैं समर स्क्वैश में, तीन फ्रूट्स पाए जाते हैं समर स्क्वैश में। अगर एक भी डब्ल्यू प्रेजेंट होगा तो वो व्हाइट होगा। एक भी डब्ल्यू, एक भी एलील आपका डब्ल्यू आ गया ना, तो वो व्हाइट होगा। और उसके बाद में अगर व्हाइट नहीं हुआ, लेट्स सपोज व्हाइट नहीं है, एक भी वाई आ गया तो ये येलो होगा। लेकिन अगर कोई भी नहीं है, ये वाला वाई है, तब जाके ये ग्रीन बनता है। दैट मीन्स कि एक एलील कंप्लीटली औरों को डोमिनेट कर रहा है, मास्क कर दे रहा है, उनका इफेक्ट शो ही नहीं होने दे रहा। अगर डब्ल्यू एक भी प्रेजेंट होगा तो भी जो कलर है आपको व्हाइट देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। ओके, रेशो की बात करें तो यहां पे जो रेशो होती है 12:3:1, ठीक है। जो रेशो बनती है क्रॉसेस की बात करें तो 12:3:1। आपको डायरेक्ट रेशो याद रखनी है, आपसे कोई क्रॉस यहाँ पे नहीं बनवाने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट रेशो को याद रखना है, ठीक है। आप क्रॉस बना के देख भी सकते हो, कैपिटल डब्ल्यू वाई, स्मॉल डब्ल्यू, है ना, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, ऐसे करके आप क्रॉसेस बना के देख भी सकते हो, ठीक है। तो रेशो आपके पास में क्या आएगी, यहाँ पे ऐसे बना के डब्ल्यू डब्ल्यू वाई वाई
एंड WW स्मॉल y ऐसे क्रॉसेस बना के देख सकते हो। तो रेशियो आपके पास में 12:3:1 आएगी। ठीक है, अरे पीपीटी अभी आएगी, टॉपिक तो कंप्लीट करवा लूं, क्या कर रही हूँ, टॉपिक तो कंप्लीट करवा लूं, पहले समझाऊंगी नहीं तो टॉपिक पे कैसे जाएंगे, आगे फिर एक एक जगह पे रुकना पड़ेगा, तो बेटर है पहले समझा लूं। ठीक है, चलिए पीपीटी है अभी, डोंट वरी, आगे आएगी, एक और बताने दो फिर बता देती हूँ। ठीक है, अगला हमारे पास में है रिसेसिव एपिस्टेसिस। अगला हमारे पास में है रिसेसिव एपिस्टेसिस। क्यों मजा नहीं आ रहा है ऐसे बिना पीपीटी के? क्या अभी दिखाती हूँ पीपीटी, बस 2 मिनट दो मुझे, अभी बताती हूँ। ठीक है, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हम यहाँ पे कलर की बात करते हैं, माइस में हम बात करते हैं कलर की। ठीक है, माइस में हम कलर की बात करते हैं, और कलर हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है, जैसे कि आपने सुना होगा वाइल्ड, अगॉटी एंड ग्रे कलर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वाइल्ड, अगॉटी एंड ग्रे कलर हमें देखने को मिलता है। तो ये जब भी आपका कैपिटल CA होगा तो हमें कलर्ड देखने को मिलता है। जब भी कैपिटल C होगा तो हमें कलर्ड देखने को मिलेगा, कैपिटल C कैपिटल A होगा तो हमें अगॉटी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कैपिटल C कैपिटल A है तो हमें अगॉटी देखने को मिलेगा, और अगर स्मॉल c कैपिटल A है तो यहाँ पे एल्बिनो मतलब कि फैंसी वर्ड फॉर व्हाइट। ठीक है, व्हाइट हमें देखने को मिलेगा अगर कैपिटल C एंड आपका स्मॉल c एंड क्या है आपका कैपिटल A है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये लिख लो फिर बताती हूं। ठीक है, अगर किसी में भी मान लो कैपिटल C एंड स्मॉल a आ जाता है, यानी कि जब भी यहाँ पे रिसेसिव एलील आपके इकट्ठे देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे कलर आपका एल्बिनो ही आएगा। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है, ये जो रिसेसिव ट्रेट है, अगर ये आपका रिसेसिव वाला ट्रेट होमोजाइगस में है, होमोजाइगस कंडीशन में है, चाहे उसके आगे डोमिनेंट ही क्यों ना लगा हो, चाहे उसके आगे डोमिनेंट ही क्यों ना लगा हो, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट करेगा स्मॉल ए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। देखो डोमिनेंट में क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक डोमिनेंट एलील है, W एक भी आ गया तो सारा का सारा जो कलर है व्हाइट देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है कि अगर आपका कैपिटल C भी है, लेकिन अगर रिसेसिव में आपके एलील दोनों प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये खुद को एक्सप्रेस करता ही रहेगा, ये खुद को जरूर एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे कैपिटल जितना मर्जी हो, लेकिन ये जो हमारा स्मॉल वाला है ना, ये खुद को एक्सप्रेस जरूर करेगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस। समझ में आया सबको? बताओ भाई यहां तक क्या बोल रहे हैं। हम तो आज बोलने वाले थे #PPT क्लास, 0 PPT क्लास। हाँ, तो अब देखो मैंने आपको पढ़ाना है, अब आगे PPT है, ऐसा नहीं है मैं प्रिपेयर करके नहीं आई हूं। देखो पीपीटी आगे है, पूरी है, फोटोज है, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूं कि पीपीटी पढ़ने से पहले एटलीस्ट आपको जो मैं चीजें बता रही हूं वो समझ तो आए कि पीपीटी में पढ़ने क्या वाले हैं। देखो पढ़ने के लिए तो आप बुक से कहीं से भी पढ़ सकते हो, मेरा पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि मैं जो पढ़ाने वाली हूं आपको ये तो समझ में आए कि मैम क्या पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक क्या है। आगे तो मैं फटाफट से कराऊंगी, मुझे पता है पीपीटी जल्दी निकल जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने वाली हूं वो तो क्लियर होना चाहिए ना, इसलिए। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया तो बोलो फटाफट से। यहां तक सबको समझ में आया तो बताइए, फिर मैं आगे चलती हूँ थोड़ा सा, और स्पीड भी खींच लेती हूँ अब थोड़ी सी, है ना। चलिए बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म की, है ना। अभी मैं बस जा रही हूँ पीपीटी पे जा रही हूँ, मुझे बस ये 2-4 टॉपिक है, इनको कंप्लीट कराने दो, फिर मैं आपको बताऊंगी। मल्टीपल एलिलिज्म का क्या मतलब होता है कि यूजुअली एक जीन में आपके 2 एलील पाए जाते हैं। ठीक है, 2 एलील पाए जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील in a gene is called multiple allism, is called multiple allelism। ठीक है, यानी कि जब भी आपके मोर देन 2 कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, एलिलिज्म। ठीक है,
मोर देन 2 अगर हम बात करते हैं एलील्स की प्रेजेंट होंगे एक जीन में, उसको हम बोल देते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, राइट, लिख लीजिए इस पॉइंट को फटाफट से, फिर आगे बताती हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका ब्लड ग्रुप्स। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका ब्लड ग्रुप्स, जैसे कि IA आपने सुना होगा, IB आपने सुना होगा, और तीसरा है आपका स्मॉल i, जहां पे IA और IB दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। ये जो स्मॉल i है ये रिसेसिव होता है। जब स्मॉल i मिलता है तो वो O ब्लड ग्रुप बनाता है। जब कैपिटल A है और उसके साथ स्मॉल a है तो A ब्लड ग्रुप बनेगा। जब कैपिटल IB है, स्मॉल i है तो B ब्लड ग्रुप बनेगा। जब IA है और IB है तो हमारे पास में AB ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो पॉसिबल बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मैंने 3-4 आपको बताए हैं। ठीक है, यानी कि ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्टीमेटली मोर देन आपके 2 एलील प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल। जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं वो किस में आ जाएंगे? आपके मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, नाउ एक और टर्म आपको मैंने बतानी है, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बस 2-3 टर्म्स बची हैं, उसके बाद में पीपीटी ही देखेंगे। दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब है मैनी जीन्स। जब आपके बहुत सारे जीन्स क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ये मैंने टेस्ट में भी डाला था। जब बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं जी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूं पहले, स्किन कलर इन ह्यूमन, स्किन कलर इन ह्यूमन, ठीक है, देन हाइट इन ह्यूमन, हाइट इन ह्यूमन। देखो मुझे इससे कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्किन कलर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे अभी भी याद है जब मैं पहले पढ़ती थी ना, तो हम लोग भी 9th-10th में जैसे जेनेटिक्स पढ़ते थे, कॉलेज में भी पढ़ते थे, तो उस टाइम पे हमें बताया था ये वाला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाली बात कि देखो जो जैसे एड्स आती है ना फेयर एंड लवली की या ग्लो एंड लवली जिसको आप बोलते हैं, तो कई बार आप एक स्ट्रिप से देखते थे कि आपका कलर कौन सा मैच कर रहा है। तो कई बार क्या होता था, कलर ही मैच नहीं करता था। याद है आपको? आप तो अब कहाँ आपको पता होगा, है ना, आप तो आगे नए वाले बच्चे हो। तो बेसिकली वहां पे देखा होता था, एक स्ट्रिप दी होती थी और उस स्ट्रिप में क्या होता है ना, अलग अलग कलर, लाइट शेड ऑफ द स्किन, डार्क शेड ऑफ द स्किन, ऐसे करके दिया होता था। अब मैच करना होता था कि आप किस शेड पे आ रहे हैं, ऐसा देखना होता था, कितना ग्लो आया, काइंड ऑफ वैसा कुछ था। तो वहां पे शेड ही मैच नहीं करती थी। और क्यों शेड मैच नहीं करती थी? क्योंकि लाखों हजारों हमारे स्किन कलर्स हो सकते हैं। किसी का बहुत लाइट शेड हो सकता है, किसी का उससे थोड़ा सा और लाइट हो सकता है, किसी का बहुत डार्क हो सकता है, किसी का कम डार्क हो सकता है। तो इतने सारे शेड्स हैं कि मतलब कोई उसका बेसिकली, हाँ तो आप लोग, मैं बोल रही हूँ ना, नई जनरेशन, आपको पता भी नहीं होगा इस बारे में। तो क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोग ही मतलब इतने यंग स्टेज पे थे, आप लोग तो बिल्कुल ही नए बच्चे हो, है ना। तो ये जो था, ये स्किन कलर इन ह्यूमन जो है, इससे याद रखना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, क्योंकि बहुत सारे एलील्स यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? अभी बताऊंगी। जैसे देखो AA BB CC, ठीक है, ये 3 की अगर हम बात करते हैं, ये 3 आपके क्या करते हैं बेसिकली, जिसके पास में कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C होता है, वो होता है आपका डार्केस्ट। वो स्किन टोन आपका कैसा होता है बेटा? डार्केस्ट होता है। जिसके पास में कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C है, वो कैसा होता है? डार्केस्ट होता है। जिसके पास में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है, ये आपका कैसा होता है? लाइटेस्ट होता है। सबसे फेयर या सबसे गोरे समझ लो, बहुत ही फेयर। अब क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही हो, कई बार क्या हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये क्या होगा? ये अलग स्किन कलर हो गया। अगर ऐसा हुआ तो ये कैसा हो गया? ये अलग स्किन कलर हो गया। अगर ऐसा हुआ तो ये अलग स्किन कलर हो गया, है ना। यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहां बन सकते हैं। तो हजारों में आपके कलर हो सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत डार्क हो सकता है कोई बहुत गोरा हो सकता है कोई बीच का हो सकता है कोई इससे कम गोरा, ज्यादा गोरा, मतलब कि नंबर ऑफ हमारे पास में पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है, मैंने तो स्केल एंड में
अच्छा नहीं नहीं, स्केल ऐड में बता रही हूँ मैं आशीष, मैं ऐड की बात कर रही हूँ, मैं सच में नहीं बोल रही। अरे मैं तो ऐड की बात कर रही थी भाई, ऐड की बात कर रही थी मैं, कि ऐड में ही ऐसे स्केल्स आता था हमें देखने के लिए, लेकिन कलर नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग हमारे पास में यहाँ पे जीन्स हैं और अलग अलग कलर आ सकता है। देखो इसका अलग कलर आएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है। हो सकता है यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी हो सकता है कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, है ना, कैपिटल सी, स्मॉल सी हो सकता है स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल सी, मतलब नंबर ऑफ कलर हमारे पास में, नंबर ऑफ कलर्स हो सकते हैं ना। तो आपको ये चीज पता है, थोड़ा सा हमारा ये जो फिनोटाइप है ये एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। जो फिनोटाइप होता है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है, प्लस एनवायरमेंट भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कि फिनोटाइप इज इक्वल टू, सुना होगा आपने, फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट। तो अब जो लोग आपके बहुत हॉट एरियाज में रहते हैं, अफ्रीका वगैरह में, उनका नेचुरली जो स्किन टोन है वो डार्क होता है एनवायरमेंट की वजह से। लेकिन आपको पता है जो डार्क कलर्ड होते हैं ना, उनको बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा, कि उनकी जो स्किन है वो अडेप्ट कर गई होती है नेचुरल कंडीशंस के लिए। तो उनको ये जो सोलर रेडिएशन वगैरह है ना, इसका फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग जो सब लोग हैं, हम लोग सनस्क्रीन लगा के घूम रहे होते हैं। वाई? क्योंकि हमारी स्किन उतनी सनरेज के लिए क्या है, अडेप्टेबल नहीं है, हमारे पास में उतना मेलेनिन है ही नहीं। जबकि जिनके पास में है वो लकी है ना, नेचुरली अडेप्टेड है, मस्त रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ उनके प्रोडक्ट में देते हैं ऐसे स्ट्रिप सी देखने के लिए। यार उनको छोड़ो, वो तो ऐड थी, मैं तो आपको जस्ट बता रही थी, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेल आपके मतलब बढ़िया रहता है उनका सिस्टम, ठीक है, जिनके पास में मेलेनिन ज्यादा होता है। राइट, क्लियर है जी? यहां तक समझ में आया सबको? चलिए, ये तो आप अब देखो, हाइट का एग्जाम्पल बताती हूँ। हाइट जब हम अपनी मेजर करते हैं, ऐसे आपको एक बोर्ड सा लगा होता है, बोर्ड के ऊपर ऐसे कुछ, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे कुछ इस तरह से दिया होता है ना, सीक्वेंस सा, जैसे 5, 1, 2, 5, 3, 4, 6 ऐसे करके, फिर 6, हम अपनी हाइट ऐसे देखते हैं। अब हाइट में भी क्या होता है, हो सकता है आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच हो, 3 इंच हो, बीच की हाइट भी तो होगी ना, हो सकता है किसी की 5.1 पॉइंट समथिंग हो, लेकिन हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हाइट में भी क्या हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है ना, हम तो राउंड ऑफ कर देते हैं। आप किसी को जाके बोलो कि मैं 5 फुट 2 इंच का हूं, या तो किसी को, वो तो समझेगा ठीक है जी, आप किसी को बोलो मैं 5 फुट 1 इंच समथिंग पॉइंट का हूं, तो वो तो बोलेगा पागल है, कैसे बातें कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने राउंड ऑफ कर दिया, सबकी यूनिफॉर्मिटी के लिए क्राइटेरिया बना दिया हाइट का। नहीं तो अगर आप हाइट की भी बात करोगे ना, तो हाइट भी सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना। तो यहाँ पे ये भी क्या है, हाइट वाला कैरेक्टर भी किस में आ जाएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आ जाएगा। चलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ? बताओ मुझे यहां तक, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? बोलो भाई, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अगर यहां तक क्लियर हो गया तो फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अगला हमारे पास में है, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्लियोट्रॉपी। अगला हमारे पास में है जी प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी आप समझ लो, एक तीर से बहुत निशाने, ठीक है, एक तीर से कई निशाने, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारे पास में एक जीन है, वहां पे क्या था, बहुत सारी चीजें एक चीज को कंट्रोल कर रही थी, यहां पे एक ही चीज बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। वन जीन मैनी कैरेक्टर्स, वन जीन मैनी कैरेक्टर्स, वन जीन मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी में आ जाएगा आपका एक जीन एंड मैनी कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अभी बताती हूं, प्लांट्स में स्टार्च सिंथेसिस की बात कर लो, प्लांट्स में स्टार्च सिंथेसिस की बात कर लो, ठीक है। मैंने आज आपको एक होमवर्क भी देना है, क्लास के एंड में मुझे याद दिलाना कि मैम आपने बोला था कुछ प्लियोट्रॉपी से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में है जी स्टार्च सिंथेसिस इन पी, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है,
एक राउंड सीड होता है जी, और एक हमारे पास में होता है जी रिंकल्ड सीड। ठीक है, एक हमारे पास में राउंड सीड है और एक हमारे पास में कैसा है यहाँ पे रिंकल्ड सीड है। ठीक है, रिंकल्ड सीड है। तो यहाँ पे ये जो राउंड सीड है ना, ये कैसा होता है, लार्ज होता है, जबकि रिंकल्ड सीड कैसा होता है, स्मॉल होता है। राउंड सीड कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो आपके पास में रिंकल्ड सीड है, ये कैसा है, आपका स्मॉल सीड है। ठीक है, राइट। इसके अलावा हमारे पास में एक और भी आ सकता है, दैट इज राउंड सीड, और वो कैसा है, इंटरमीडिएट सीड है। कैसा है, इंटरमीडिएट सीड है। ठीक है, तो एक ही जीन क्या कर रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स को एक टाइम पे कंट्रोल कर रहा है। ये भी समझ नहीं आया तो एक और बताती हूं। ठीक है, एक और बताती हूं। अब देखो, जैसे कि ये ए जीन है, ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, सी से बन रहा है डी, डी से बन रहा है जी दो प्रोटीन्स ई एंड एफ, लेट सपोज। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर इसमें एक का भी जीन का फंक्शन खराब हो जाता है, मान लो सी का फंक्शन खराब हो गया, क्या आगे डी बन पाएगा, ई बन पाएगा, एफ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। यानी कि एक ही जीन क्या कर रहा है, आगे के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉपी, जहां पे एक जीन आपके आगे के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर सी है, अगर सी में कुछ डिफॉल्ट आ गया, आगे के जीन्स नहीं बन पाएंगे, है ना। वैसे डी में कोई प्रॉब्लम आ गई, ई और एफ नहीं बन पाएंगे। यानी कि जब एक जीन आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। ठीक है जी, समझ आ गया यहां तक? बोलो, क्लियर है यहां तक? अब मैं आपको एग्जाम्पल भी बताती हूं एक अच्छा सा इसका। चलिए, ठीक है। नाउ आपने एक एग्जाम्पल ह्यूमन में सुना होगा, दैट इज फिनाइल कीटोनूरिया, जो कि इनवॉन मेटाबॉलिज्म एरर है। क्या होता है उसमें, मैं अभी बताती हूं। ठीक है, ह्यूमन का बता रही हूं अब। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो हमारे पास में क्या है, इनबॉर्न एरर है। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि आपका NH3 आ जाएगा, यहां पे आपका कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे COO नेगेटिव, और यहां पे आपके आ जाएगी जी फिनाइल की रिंग। ठीक है, और ये बन गया जी हमारा फिनाइल एलेनाइन, ये बन गया हमारा फिनाइल एलेनाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज फिनाइल एलेनाइन। ठीक है, और अल्टीमेटली यहां पे एक हमारे पास में एंजाइम है, दैट इज फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज हमारे पास में क्या है, फिनाइल एलेनाइन है, और हमारे पास में एक एंजाइम है दैट इज फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज, जो अल्टीमेटली क्या करता है, टायरोसिन बनाता है। जो अल्टीमेटली क्या करता है, टायरोसिन बनाता है। लेकिन अगर बाय चांस ये एंजाइम बने ही ना, या कोई भी अपना फंक्शन इसका हो ही ना पाए, तो क्या ये टायरोसिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन है उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, एक तो क्या दिखेगा भाई, मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा, जैसे कि बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रॉब्लम एक जीन में आई, फंक्शन आगे देखो कितने खराब होने। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, जहां पे एक जीन आपका क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लॉस ऑफ स्किन हो जाता है, इसमें लॉस ऑफ स्किन हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ स्किन हो जाएगा। ठीक है, राइट। इसके अलावा हेयर का पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है अल्टीमेटली, ठीक है, ठीक है, तो ये बन जाता है जी फिनाइल पायरुवेट एंड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये आपका ब्रेन में इकट्ठा हो जाएगा, ब्रेन में अकुमुलेट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मेंटल रिटार्डनेस और ये सब हेयर लॉस वगैरह, स्किन लॉस देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है जी, ओके। और अगर बॉडी है तो बॉडी में ये क्या होता है, ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसीलिए ये आपका निकल जाता है बॉडी से बाहर। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, आपका यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपका ये आ गया प्लियोट्रॉपी का। अब शुरू करते हैं हम अपनी पीपीटी के साथ में।
है ना, बड़ी देर हो गई है खुद से समझाते हुए। अब आपकी पीपीटी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या बोलती है। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? चलिए 1 मिनट के अंदर आप नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। ठीक है, अभी भी एक टॉपिक वैसे रह गया है, मैं सच बताऊं तो, पर हम करेंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, इट्स ओके। ठीक है, ठीक है। लॉस ऑफ स्किन का मतलब है कि स्किन निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। चलिए बस 1 मिनट के अंदर अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना जो टॉपिक है, और कुछ टॉपिक्स मुझे लगता है कल के लिए भी बच जाएंगे, तो कोई बात नहीं, कल कवर कर लेंगे 2-4 टॉपिक्स। ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करने का। हाँ, स्किन पिगमेंटेशन होगा, मतलब कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मतलब कि कुछ आपको डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेंगे, सिंपल। चलिए बस 1 मिनट में शुरू करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया सबको? अब हमारे पास में टॉपिक आएगा लिथल जीन का। चलिए, तो ये सारा हमने जी यहाँ पे बेसिक्स डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास टॉपिक आएगा लिथल जीन का, और मैं लिथल जीन के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, देख लेना यार इसके सिम्टम्स कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना इसके सिम्टम्स। ओके, चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, और जब मैं पढ़ाती हूँ ना, पूरा ध्यान यहाँ पे रखा करो। ठीक है, और भाई जो बोल रहे स्लैंग होती है, ये स्लैंग मतलब कि बोलते टाइम पढ़ाते टाइम ऐसे निकल जाता है। ठीक है, और कोई बड़ी डील नहीं है उसमें, क्योंकि पढ़ाते टाइम आपकी ना पूरा फोकस पढ़ाने पे होता है। आप कोशिश करते हो कि दूसरा जो पर्सन है आपसे कनेक्ट करे, हो समझ पाए आप क्या बता रहे हो। ठीक है, तो कई बार स्लैंग में निकल जाता है। और राखी के गिफ्ट की बात रही, राखी के गिफ्ट तो मैं लूंगी आपसे, लेकिन गिफ्ट क्या होगा? आपकी सिलेक्शन। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके सिलेक्शन चाहिए। चाहे आपने मास्टर्स करनी है, चाहे आपने एएफओ का कोर्स लिया है, एएफओ बनना है, मुझे आपकी सिलेक्शन से मतलब है, वही मेरे लिए गिफ्ट होगा, और मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लीथल जीन के बारे में। लीथल जीन क्या होते हैं? जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो अल्टीमेटली जो कैरियर है उसकी डेथ हो जाएगी, उसको हम लीथल जीन बोलते हैं। तो जीन्स जब भी वो आपके होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और डेथ ऑफ द इंडिविजुअल कॉज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लीथल जीन बोलते हैं। मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन ली थी, मेंडल ने कहा कि देखो मैं ले रहा हूं सर्वाइवल के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितनी आपके जीनोटाइप सर्वाइव कर गए। लेकिन अगर नॉर्मल सेग्रीगेशन रेशियो की हम यहां बात करते हैं, 3-4 में से एक इंडिविजुअल मर जा रहा है, तो यहां तो रेशियो भाई 3:1 आई थी जब मेंडल ने बोला था। चलो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वर्ड ना बोलूं। ठीक है, तो मेंडल ने बेटा बोलूंगी, बेटा चलेगा? चलिए, तो यहां पे मेंडल ने जो रेशियो ली थी वो 3:1 बोली थी, लेकिन यहां पे जब हम लिथल जीन की बात करती हूँ 2:1 रेशियो आती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल तो मर गया ना, तो अल्टीमेट क्योंकि जो होमोजाइगस कंडीशन वाला होगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेशियो आती है लिथल जीन में वो 2:1 आती है। आपको मेरे को एक असाइनमेंट भी देनी है, क्या आपको हर एक की रेशियो एक जगह पे लिखनी है कि किसमें कितनी रेशियो आती है। ठीक है, अगला, लीथल जीन्स जो हैं वो आपके एनिमल में भी रिपोर्टेड है, प्लांट में भी रिपोर्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं माइस की, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो माइस में एक अगॉटी कोट है, एक येलो कोट है, एक येलो कोट है और एक ये कोट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ही आपके डोमिनेंट कंडीशन में है। यहाँ पे एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, इसलिए सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, इसलिए सर्वाइव कर रहा है। जहां पे दोनों रिसेसिव इकट्ठे हो गए वहां पे ये क्या बन गया? लिथल बन गया। ठीक है, वहां पे डेथ हो गई। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि इन माइस एलील फॉर येलो कोट कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रे,
when a cross is made between yellow and grey, a ratio of 1:1 for yellow and grey mice was observed. This indicated that yellow mice are always heterozygous because येलो होमोजाइगोट्स आर नेवर बॉर्न बिकॉज ऑफ दी लिथैलिटी। ये क्या बोलता है कि येलो वाले जो होते हैं ना हमेशा ही हेट्रोजाइगस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो होमोजाइगस है वो तो पैदा ही नहीं होते मतलब कि मर ही जाते हैं, लिथल होता है वो जीन। तो अल्टीमेटली आपको हेट्रोजाइगस ही मिलेगा जब भी येलो माइस मिलेगा, और अगॉटिकोट में आपको हमेशा ही डोमिनेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ब्लैक, ठीक है। और अगर आपको ये कोट मिलेगा तो यहाँ पे आपको येलो कोट में हमेशा देखो डिफरेंट है ना, हेट्रोजाइगस मिलेगा। क्लियर? समझ में आई ये चीज? नाउ आर टॉपिक लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? देखो, द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। Mendel law of independent assortment is applicable only when genes are located on different chromosomes, while linkage refers to the genes located on the same chromosome. Assortment तभी होती है जब genes आपके different chromosomes पे located हो, अलग अलग गैमीट बनाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, सेम लेवल पे लिंक्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जीन 1 और 2 क्या लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे इस जीन की और इस जीन की, ये लिंक्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो ये जीन भी आपके लिंक्ड नहीं है। लिंक्ड जीन हमेशा इकट्ठे होते हैं और वो इनहेरिट होते हैं आपके जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है ना, मान लो आप सब दोस्त हो, आप दोस्तों ने बोला कि भाई हम अगले जितने भी क्लासेस पढ़ेंगे हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, जीन्स ने बोला कि अगले जितने जनरेशन में जाएंगे हम इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे ही रहेंगे। और आपने बोला कि देखो किसी को पता ना चले तो हम क्या करेंगे, 1% रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे। इनमें भी ऐसा ही होता है, 1% रिकॉम्बिनेशन हो गई कहीं ना कहीं, लेकिन अदरवाइज ये क्या है, इकट्ठे ही क्या कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन जा रहे हैं। उन्होंने पहले से अपनी दोस्ती बना के रखी है। अब लिंकेज के टाइप में हमारे पास में 2 फेजेस होते हैं। एक होता है बेटा कपलिंग फेज, दूसरा होता है रिपल्शन फेज। कपलिंग फेज और रिपल्शन फेज किसने दिया था? बेटसन एंड पुनेट ने दिया था। टीएच मॉर्गन ने क्या टर्म दी थी? लिंकेज टर्म दी थी, और लिंकेज थ्योरी दी थी किसमें? ड्रोसोफिला में। आपको बोला ना फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन है। फिनोमिनन ऑफ लिंकेज की बात करें, सबसे पहले बेटसन एंड पुनेट ने दिया था किसमें? स्वीट पी में। याद रखना मेंडल का एक्सपेरिमेंट गार्डन पी का था। ये है स्वीट पी, गार्डन पीज पाइजम सेटाइवम, जबकि स्वीट पीज लेथाइरस और ड्रेटा। तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे स्वीट पी में दिया गया था, जबकि लिंकेज इन एनिमल सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने दिया था ड्रोसोफिला में। तो जो क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। टर्म किसने कॉइन की थी, कौन सा फिनोमिनन किसने दिया है, किसमें कितनी रेशो पाई जाती है, किसका एग्जाम्पल क्या है। तो पढ़ना इसी तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक अलग से अपने चाहे नोट्स बना लेना कि कौन सी टर्म किसने दी है, कौन सी थ्योरी किसने दी है और किसमें कितनी रेशो होती है। ये नोट्स बनाने ला, ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे ये क्या बोलता है, टीएच मॉर्गन ने टर्म लिंकेज को कॉइन किया था और लिंकेज थ्योरी दी थी ड्रोसोफिला में। 2 टाइप के फेजेस पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं सिस अरेंजमेंट और एक को बोलते हैं जी ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपके पास में या तो सेम टाइप का कपल बनेगा, या तो आपके दोनों डोमिनेंट होंगे या तो दोनों रिसेसिव होंगे। तो यहां पे लिंकेज जब भी आपको 2 और मोर या तो फिर डोमिनेंट या फिर रिसेसिव एलील की लिंकेज जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। जैसे यहां पे देख सकते हो कपलिंग में सेम है, या तो डोमिनेंट है या तो रिसेसिव है। रिपल्शन उल्टा हो जाएगा कि डोमिनेंट एलील की हमें जो लिंकेज है वो रिसेसिव एलील के साथ देखने को मिलेगी। देखो कैपिटल ए स्मॉल बी डोमिनेंट रिसेसिव, स्मॉल ए कैपिटल बी रिसेसिव डोमिनेंट, ठीक है। तो लिंकेज में भी क्या होता है, सिस फेज का मतलब होता है कि सेम है। कपल से याद रखना, कपल है तो सेम होंगे, चाहे डोमिनेंट है तो डोमिनेंट रहेगा, रिसेसिव है तो रिसेसिव रहेगा। ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? चलिए अगला हमारे पास में है फीचर्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज के फीचर क्या है? देखो एक तो वेरिएबिलिटी नहीं आएगी लिंकेज से, ठीक है, रिड्यूस कर देता है ये वेरिएबिलिटी को। दूसरा इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, हमने अभी पढ़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। और इसमें अगर इंटरमेटिंग करे या म्यूटेशन करे तो जाके लिंकेज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगला हमारे पास में है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज की अगर हम बात करें तो मॉर्गन एंड कासल ने एक थ्योरी दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज।
याद रखना, मैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं बोल रही। अगर मैं बोलती क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो आता सटन एंड बोवरी। मैं बोल रही हूं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, लिंकेज बोल रही हूं, जो दिया था मॉर्गन एंड कासल ने। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो मॉर्गन ने दी थी आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, जहां पे उन्होंने बोला था कि ये जो जीन्स हैं ये भी आपके जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स में लीनियर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, और जीन्स जिनमें आपकी ज्यादा लिंकेज होगी वो आपके सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, और अगर क्रॉसिंग ओवर भी होती है तब भी ये जो जीन्स हैं ये आपके लिंक्ड ही रहेंगे, ये इकट्ठे ही रहेंगे। ये बोला था मॉर्गन एंड कासल ने। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिटरमाइन करता है क्या उनकी स्ट्रेंथ होगी, ये हमने अभी डिस्कस किया। डिस्टेंस बताएगा क्या स्ट्रेंथ होगी। जो भी जीन्स क्लोजली लोकेटेड होंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो दूर दूर होंगे उनमें ऑब्वियसली बात है लिंकेज कम होगी, और क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं लिंकेज ग्रुप्स। लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया था, यहां बताती हूं। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है कि कितने जीन्स आपके एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, कितने जीन आपके एक क्रोमोसोम पे मिलके ग्रुप बना रहे हैं, उसको बोला जाता है लिंकेज ग्रुप। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला है कि मेज का जो डिप्लॉयड नंबर है वो 20 है, तो कितने लिंकेज ग्रुप बनाएगा ये, 10 बनाएगा। वैसे ही अगर गार्डन पी की बात करें, 14 यहां पे बोला है इसका डिप्लॉयड नंबर है, तो यहां पे ये कितने लिंकेज ग्रुप बनाएगा, 7। ठीक है, ड्रोसोफिला में 8 है तो कितने बनाएगा, 4। ठीक है, ह्यूमन में 46 है तो कितने लिंकेज ग्रुप बनेंगे, 23। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पे कितने ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लिंकेज ग्रुप बोल देते हैं, सिंपल। अब डिटेक्शन ऑफ लिंकेज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो कि मोस्ट कॉमन मेथड जिससे हम डिटेक्शन कर सकते हैं लिंकेज की, दैट इज टेस्ट क्रॉस। मोस्ट कॉमन मेथड इज टेस्ट क्रॉस। और यहां पे आप देख सकते हो ये इन्होंने पूरा जो मैंने आपको बताया ना कैसे कैसे लिंकेज होता है, क्या क्या जीन्स हैं, वो सारा यहां पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज जेनेटिक मैप या फिर लिंकेज मैप क्या होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है तो यहां से अब जल्दी कवर हो रहा है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। इट शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स एंड अदर डीएनए मार्कर्स अलोंग अ क्रोमोसोम। ये बताता है कि अरेंजमेंट ऑफ जीन्स आपका क्या है क्रोमोसोम में, रिलेटिव पोजीशन क्या है यहां पे, उसको ये बताता है। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मैप स्टूडेवेंट ने ड्रोसोफिला में दिया था और वो थे मॉर्गन के स्टूडेंट। क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक मैप और क्रोमोसोमल मैप। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ जेनेटिक मैप इज सेंटीमॉर्गन एंड 1 सेंटीमॉर्गन मीन्स 1% रिकॉम्बिनेशन और 1% क्रॉसिंग ओवर। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, सारा हमने डिस्कस किया है, बस थ्योरी यहां पे है ना, सब कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। यहां पे आप देख सकते हो जैसे कि जेनेटिक मैप की हम बात कर रहे थे, अभी हम बोल रहे थे ना कि हम ऐसे जीन्स को लोकेट कर देते हैं, तो देखो ये आपका क्या है, एक बेसिकली आपका मैप है जहां पे अलग अलग सीक्वेंस के आपके जीन्स यहां पे दिए गए हैं और लोकेशंस हम वहां पे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर हमने बोला कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या क्या चीजें उस बारे में जान लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन नेवर एक्सीड 50%। इफ चाइस्मा फ्रीक्वेंसी इज 100% देन क्रॉसिंग ओवर विल बी 50%। ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर रहती है वो आपकी 50% के अराउंड रहती है। The first cytological event or evidence of crossing over was provided by Kurt Stern in 1931 in Drosophila। कि फर्स्ट जो साइटोलॉजिकल एविडेंस है वो कर्ट स्टर्न ने दिया था ड्रोसोफिला में। सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। क्रॉसिंग ओवर की सबसे फेमस थ्योरी क्या है, सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है कि ब्रेकेज होती है, रीयूनियन होती है, जो हमने क्रॉसिंग ओवर में पढ़ा था। और ये किसने प्रपोज की थी, डार्लिंगटन ने प्रपोज की थी। टर्म बात करें जैसे कि कोइंसिडेंस है, इंटरफेरेंस है, ये टर्म किसने दी थी, मुलर ने दी थी 1916 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है। अब मैकेनिज्म तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस क्रॉस एक्स लाइक फिंगर्स एट द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज। ये पढ़ा था ना हमने, ऐसे
एक्स लाइक स्ट्रक्चर ही तो बना रहा है एट द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज। द फिगर इज कॉल्ड क्याज्मा, हमने पढ़ा था कि जहां से वो अटैच्ड रहता है उसको हम क्याज्मा बोल देते हैं। एंड द फिनोमिनन ऑफ काइजमेटा वाज डिस्कवर्ड बाय जेनसन, और ये जो फिनोमिनन है काइजमेटा का, ये किसने दिया था? जेनसन्स ने दिया था। सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर की? जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ाता है और लिंकेजेस को ये क्या करता है? ब्रेक करता है। ठीक है, अब हमारे पास में एक हमने पढ़ी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे बताइए यहां तक समझ में आया सबको? क्रॉसिंग ओवर ही होगा, बदलते हुए लिख दिया हिंदी में गलती से, क्रॉसिंग ओवर ही रहेगा। चलिए बताइए यहां तक समझ आया सबको? बोलो भाई, यहां तक हमने जो जो पढ़ा सबको क्लियर है? आज 2-3 बच्चे नहीं आए हैं, क्या बात है भाई? कहां चले गए जो लोग आज एब्सेंट है? हाँ बताओ, यहां तक सबको समझ आया? बोलिए भाई फटाफट से, बोलिए बच्चों फटाफट से, है ना? आई ट्राई टू इम्प्रूव दिस। बोलिए हाँ जी, यहां तक सबको समझ में आया? ओके देन, अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट वन हमारे पास में है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की थी? सटन एंड बोवरी ने प्रपोज की थी। कब? 1902 में। और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये क्या बोलती है? मैं आपको ना ट्राई करूंगी कल इसके क्रोमोसोम्स दिखाने के, ऐसे कि ये क्रोमोसोम्स दिखाने की मतलब कि आई ट्राई कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मिले तो मैं लेके आऊंगी क्लास में, कि जो जीन्स होते हैं ना वो क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे लीनियर फैशन में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से जीन्स जो है वो क्रोमोसोम में लीनियर फैशन में क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं। और ये जो जीन्स हैं ये आपके क्रोमोसोम पे हैं। क्रोमोसोम क्या है? हेरिडिटरी ट्रेट्स के कैरियर्स हैं, व्हीकल्स है ना जो हमारे हेरिडिटरी ट्रेट्स को लेके जा रहे हैं। तो ये जो आपका मेंडल का लॉ है सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इसको कनेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। मेंडल ने पहले ही बोला था कि इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर्स असॉर्ट हो रहे हैं, और जब हमने बाद में सेल डिविजन्स पढ़ी तो तब तक हमें पता चल गया था 1900 के अराउंड कि भाई यहाँ पे आपका एनाफेज होता है, और एनाफेज के टाइम पे ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? कोई चीज सेपरेट हो रही है, कोई चीज ऐसी है जो क्या कर रही है? कैरेक्टर्स को लेके जा रही है अलग अलग पोल्स की तरफ को। तो तब तक हमें थोड़ा सा आइडिया लग चुका था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि थॉमस हंट मॉर्गन की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है जेनेटिक्स में? जीन थ्योरी, लिंकेज थ्योरी, टर्म क्रॉसिंग ओवर, टर्म लिंकेज और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने बताया था। क्या होता है पढ़ेंगे। राइट नाउ अब डिफरेंसेस देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। ये क्या बोलता है? देखो जो इनहेरिटेंस है कि क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? मेंडल के लॉज को फॉलो करते हैं। और लिंकेज क्या बोलती है कि जो एक क्रोमोसोम पे जीन्स हैं वो इकट्ठे अगली जनरेशन तक जाएंगे। थ्योरी किसने दी थी? ये वाली सटन एंड बोवरी ने। ये वाली किसने दी थी? टीएच मॉर्गन ने। ये किसको फॉलो करता है? सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। और यहाँ पे इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंकेज होती है। तो मैंने आपको ये दोनों चीजें क्लियर कर दी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है थ्योरी में। हाँ जी, यहां तक आपको समझ में आया तो बताइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बोलिए यहां तक सबको क्लियर बेटा? बताइए भाई बताइए, सबको क्लियर आया? सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इज टाइप्स ऑफ जीन एक्शन। अब टाइप ऑफ जीन एक्शन में मैंने कहा क्या कहा था? इंट्रैक्शंस होती हैं, और वो जो इंट्रैक्शंस होती हैं उसमें कई बार क्या होता है? एक जीन क्या करता है, एक एलील क्या करता है? दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देता है। जो औरों के इफेक्ट को मास्क करता है उसको एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं। जिसके इफेक्ट को मास्क कर रहा है, छुपा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक जीन। तो ये क्या बोलता है? The interaction within alleles of gene controlling the single character may be dominant, incomplete dominance or codominance and are called intra-allele interactions. अब क्या हो सकता है? Intra-allele interactions हो सकती है। दूसरा, when there is interaction between different pair of alleles influencing the character of individual, it is called interallelic या epistatic। कि जब दो आपके alleles के बीच की अगर हम बात कर रहे हैं, different pair की बात कर रहे हैं, इंटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में ये जो इंट्रैक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? कि एपिस्टैटिक इंट्रैक्शन। जो जीन जो मास्क कर रहा है इफेक्ट दूसरे जीन का उसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन आपका मास्क हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं जी? हाइपोस्टैटिक जीन।
एपिस्टेसिस लीड्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड सेग्रीगेशन रेशियो इन F2 जनरेशन, कि जब भी एपिस्टेसिस होगा तो ये जो रेशियोज हैं, रेशियोज में चेंज देखने को मिलता है। जो चेंज हो जाता है F2 रेशियो में, जो मेंडल ने रेशियो दी थी 9:3:3:1, उस रेशियो में हमें चेंज देखने को मिलेगा। जब एक जीन सप्रेस करेगा या हाइड करेगा इफेक्ट ऑफ अनदर जीन तो इसको बोलेंगे एपिस्टेसिस, और जो जीन मास्क करेगा दूसरे जीन को उसको बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन। अल्टीमेटली इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लोकाई दैट अफेक्ट्स द सेम कैरेक्टर, कि दोनों आपके अलग अलग लोकस में हैं लेकिन एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस। टर्म की बात करें, मैंने आपको बता दिया, बैटसन ने दी थी। ठीक है, अब जीन इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें, हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के जीन इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल एडिटिव जीन एक्शन, नॉन एडिटिव जीन एक्शन, एलिलिक जीन इंटरेक्शंस, है ना, नॉन एलिलिक या एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शंस। तो यहां पे जो आपकी एडिटिव जीन इंटरेक्शंस होती हैं वहां पे हम इकट्ठा इफेक्ट पढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव या फिर एडिटिव इफेक्ट की बात करते हैं। नॉन एडिटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये इंट्राजेनिक होती है ना, जीन्स के बीच की बात है ये। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। ठीक है, एलिलिक जीन इंटरेक्शन में आ जाएगा। नॉन एडिटिव मतलब कि जिनका इफेक्ट इकट्ठा नहीं आता है, ठीक है, जिनका इकट्ठा आके इफेक्ट नहीं आपका कंट्रीब्यूट करेगा, वो नॉन एडिटिव में आ जाती है। जैसे कि एलिलिक में आपकी कौन सी आ जाएंगी? डोमिनेंस, को डोमिनेंस वगैरह पढ़ा था। नॉन एलिलिक या एपिस्टेटिक में जैसे कि आपकी एपिस्टेसिस है। अब इस एपिस्टेसिस में ही आपसे रेशियोज पूछी जाती हैं, जैसे कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिसमें एक जीन क्या कर रहा है? मास्क कर रहा है, तो 12:3 और 1 रेशियो रहता है। देन रिसेसिव में 9:3 और 4 रेशियो रहेगा। डुप्लीकेट जीन में जो जीएस शल ने दी थी, और इसी को हम डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी बोलते हैं, इसमें 15:1 रेशियो रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की अगर हम बात करें, जहां पे रिसेसिव एपिस्टेसिस है, 9:7 रहती है। सप्लीमेंट्री जीन्स में रिसेसिव एपिस्टेसिस है, 9:3:4 रहती है। कोलैबोरेटिव जीन्स में 9:3:3:1 है। पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन्स में 9:6:1 है। इनहिबिटरी जीन एक्शन में 13:3 है। डायरेक्ट यहां से रेशियो पूछी जाती है एग्जाम्स में कि बताओ कि किसमें कैसी रेशियो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एमएससी एंट्रेंस में ये वाली रेशियो पूछी गई थी, डुप्लीकेट जीन्स वाली। ठीक है, और इसके अलावा ये वाली भी पूछी गई थी, रिसेसिव वाली भी। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, रेशियोज तो आपने पढ़ लेना, आपको एक एग्जाम में नहीं कई एग्जाम में रेशियोज काम आने वाली हैं। ठीक है, तो ये रेशियोज, ये टेबल आपने डायरेक्टली ही पढ़ लेना है, क्योंकि ये टेबल आपके काफी ज्यादा काम का है। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ आया? चलिए, तो नॉन एलिलिक में आता है, याद रखना नॉन एलिलिक में आता है। अब अगला हमारे पास में टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। ये तो सारा मैंने आपको करवाना था, लेकिन इसी में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी आता है, प्लियोट्रॉपी भी आता है। ठीक है, ये सारा करवाना था। मेज में जो आपका कर्नल का कलर है उसको भी देखना था हमने। ठीक है, राइट। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, हमने जैसे कि अभी बात की थी ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो कर्नल कलर आता है, स्किन कलर आता है, हाइट आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्किन कलर के कितने सारे, ये कलर भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, कितने सारे कलर्स हैं जो आपके पॉसिबिलिटी है ना, राइट। ठीक है, ये सारा आज तो नहीं हो पाएगा, इसको हम करेंगे अभी कल। ठीक है, राइट। ठीक है, पेनिट्रांस, एक्सप्रेसिविटी ये सब करवाना था, कुछ हीमोफीलिया का बताना था, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स ये सारा करवाना था, पर चलो कोई बात नहीं, कल ट्राई करेंगे इसको बिल्कुल खत्म करने की, है ना, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारा खत्म हो जाए। चलिए, ठीक है, कुछ फैक्ट्स लाई थी, फैक्ट्स देख लेते हैं अभी फटाफट से, टाइम है। क्या बोलता है? द नंबर ऑफ जीन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, कि कितने जीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 16। द नंबर ऑफ जीन कॉम्बिनेशंस फ्रॉम अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कितने बन सकते हैं? 4। टर्म्स हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस किसने दी थी? बैटसन ने। बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर क्या है? शुगर एंड फॉस्फेट। एक्सरेज को पहले किसने डिस्कवर किया था? रोएंगटन ने। यूरिसिल इज एनालॉग टू थायमिन, आपको पता है डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए में आपका यूरिसिल प्रेजेंट होता है। अगला आपको है टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन इज 1:3।
The number of the sum total of deleterious genes present in a species is called genetic load. The patient of sickle cell anemia shows resistance to malaria. ये मैं आपको बताऊंगी कल कि जब सिकल सेल की हम बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे राउंड सेल आपका सिकल शेप का बन जाता है, ठीक है, और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको मलेरिया से रेजिस्टेंस मिलता है। एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील एंड कोडोमिनेंस का। The organism composed of cell with different genetic constitution is called chimera. Segregation in plants takes place during sporogenesis. Gamete formation के टाइम पे segregation होता है। The most common used sources of gamma radiation are cobalt, cesium. ठीक है, just a minute. The most common जो आपका सोर्स है गामा रेडिएशन का, वो आपके पास में क्या है, कोबाल्ट है 60 एंड सीजियम 137। ये सारे फैक्ट्स आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम बेंडिंग किसने डिस्कवर की थी, कैस्परसन ने। इन टू प्लांट्स डिफरिंग इन 4 एलिलिक पेयर्स आर डाइहाइब्रिडाइज्ड, स्मॉलेस्ट परफेक्ट पॉपुलेशन साइज इन F1 जनरेशन, ठीक है, विल बी 256। The frequency of crossing over in a completely linked condition is 0. लिंकेज में जो क्रॉसिंग ओवर है वो होगी ही नहीं, 0 होगी। The unit of measurement for exposure of radiation is Roentgen. Triplets of nucleotides in tRNA is known as anticodone. ये भी मैंने आपको काम देना है। The number of phenotypic classes possible in F2 generation if 2 genes exhibiting codominance in F1 segregate independently. ठीक है, इसको 9 मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ काम, ठीक है। अगला न्यूरोस्पोरा जो जेनेटिक स्टडीज में यूज होता है, क्यों, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट है वो आपके सेम ही एस्कस में पाए जाते हैं, फंगस है ये, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, हैप्लॉइड रहता है मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम में, ठीक है, राइट। नाउ एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे कि हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए। हेरिडिटरी यूनिट कोई पूछेगा तो वो जीन है, सेक्सुअल यूनिट कोई पूछेगा दैट इज गैमीट, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या समरी है। ये तो हमने पढ़ लिया, जेनेटिक्स के बेसिक से डिस्कस किए, ठीक है। चलिए अब होमवर्क आपका क्या है कि सारी रेशोज को एक साइड में लिखना है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड की रेशो कितनी होती है, डाई हाइब्रिड की रेशोज कितनी होती हैं, हर एक टेबल में कितने डिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये सारे, ठीक है। गैमीट्स कितने बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया था कल, कैसे बनाते हैं, फोर्क मेथड क्या होता है वो कल सारा समझा दिया था, ठीक है। कौन सी टर्म किसने दी है ये जरूर लिखना है, कौन सी थ्योरी किसने दी है इसको अलग से बना लेना, कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन सी टर्म किसने दी है, किसको किसने डिस्कवर किया है, किसको किसने डिस्कवर किया है, ये वाला भी आपने अलग से टेबल बना लेना है, ठीक है। किसको किसने डिस्कवर किया है ये सारी चीजें वहां पे टेबल में आपके होनी चाहिए, टर्म किसने दी है, किसकी क्या रेशो है, थ्योरी क्या है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। और इसके अलावा आपने जो फैक्ट्स हैं उनको भी पढ़ लेना है, फैक्ट्स को भी कवर कर लेना है, और एग्जाम्पल्स देख लेना किसमें क्या एग्जाम्पल आता है। बाकी तो हम कवर कर ही रहे हैं और सारा कवर करेंगे ही, लेकिन आपने अपने जो नोट्स हैं उनमें इन चीजों को हाईलाइट कर लेना है या इन चीजों को जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। किसमें कितने फिनोटाइप्स बनते हैं, किसमें कितने जीनोटाइप्स बनते हैं, इनको एक बार वैल्यूज को चेक कर लेना, फैक्ट्स को एक बार चेक कर लेना, है ना, किसमें कितने फिनोटाइप बन रहे हैं। कई बार क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह भी होती है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि जहां पे नंबर या वैल्यूज दी है ना उनको एक बार जरूर चेक कर लेना। टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है तो वो सारी चीजें एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे मैंने देखी हुई है लेकिन आप भी एक बार चेक कर लेना अपने एंड से, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास में जी आज का आपकी क्लास थी, और कल पॉजिटिवली हम ट्राई करेंगे लास्ट के जितने टॉपिक्स हैं ना उनको मैं सबको कवर करा दूंगी, अब जितने भी बचे हैं। कुछ आपके सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, कुछ आपके सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स हैं, है ना, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि बाल्डनेस है वो मेल में आपका रिलेटेड कैरेक्टर है एक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो ये हमारा टॉपिक बचे हैं, और आज डेट क्या हो गई है 5, कल डेट क्या है 6। कल तो जैसे भी जिस मर्जी हाल में ये टॉपिक कंप्लीट चाहिए मुझे पूरा जेनेटिक्स का, ठीक है। तो ये तो हम कंप्लीट करके रहेंगे, चाहे हमें टाइम ज्यादा लगाना पड़े या कुछ भी, लेकिन ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा एक काम आपको क्या था, यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरीज दी हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, इन सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ के आना, ठीक है। मेंडल से पहले की सारी थ्योरी है मैक्सिमम आपकी जो है, और उसके बाद की आपकी कुछ थ्योरीज हैं। तो आपने क्या करना है, जितनी भी थ्योरीज यहाँ पे दी हैं बेसिकली
वो थ्योरी सारी पढ़ के आनी, किस थ्योरी में क्या था। मैं आपको ये वाला पूरा स्लाइड दे दूंगी, किसने क्या डिस्कवर किया था, कौन सी थ्योरी कौन से ईयर में दी थी। एक बार आप सारे पढ़ के आना कौन सी थ्योरी क्या बोलती है, दैट्स इट। ठीक है, कौन सी थ्योरी क्या बोलती है ये जरूर पढ़ के आना। ठीक है, ये स्लाइड मैं आपको आज की क्लास में दे दूंगी। ओके, अब किसी का कोई डाउट? हाँ जी बताइए, किसी का कोई डाउट? जितना समझाया उतना समझ में आया ना सबको? क्लियर है? देखो आप बोल रहे हो कि मैम टॉपिक का नाम तो ब्रीडिंग है आज का, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मुझे आपको बिल्कुल डेप्थ में करवाने पड़ रहे हैं, स्टार्टिंग से करवाने पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आपका टॉपिक है ब्रीडिंग का टॉपिक हमारा शुरू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हैं जो कवर करवाने। ब्रीडिंग तो जल्दी हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तभी तो मैंने आपको कल बोला था कि अपनी जो क्लासेस हैं, क्लासेस आपकी मैं थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूंगी 11, 12, 13 को, क्योंकि मुझे आपका ये जो सिलेबस है ये खत्म करना है। लेकिन मेरा टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेबस में नाम का खत्म करूं, है ना। मेरा बिल्कुल मन नहीं है ऐसा कि मैं क्लास में आऊं, मैं आपको फटाफट बताऊं कि देखो प्लियोट्रॉपी है, लिख लो ये डेफिनेशन, ये है लिख लो ये डेफिनेशन और खत्म करूं। मेरा बिल्कुल भी वो इरादा नहीं है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं सीड साइंस वगैरह जिसमें थ्योरी होती है, खुद ही पढ़ना होता है और टॉपिक समझाने होते हैं, दैट्स इट। लेकिन जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो जेनेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स है और कॉन्सेप्ट्स को समझाने में आपको भी पता है कितना टाइम लग रहा है। जितना मैं आपको यहाँ पे मतलब डिलीवर कर रही हूँ ना क्लास में, उससे ज्यादा मेहनत मेरी पता है बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। पहले पूरे नोट्स को आपको प्रॉपर्ली बनाना है, फिर सोचना है कि आपको एक्चुअल में कैसे समझाना है, क्या क्या चीजें आपको समझ आनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको डिलीवर करना है, कौन कौन से असाइनमेंट्स देनी है, कैसे कैसे कवर करना है ना। तो मेरा भी बहुत टाइम लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, पूरी पूरी मेहनत लग रही है इसमें, है ना। लेकिन मेरा बेसिक सा पर्पस क्या है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सब्जेक्ट में, चाहे भले ही 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, मुझे कुछ नहीं ऐसा। देखो कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे आपकी क्लास अभी खत्म कर देनी है, नहीं, मेरा टारगेट है 11, 12, 13 तक मुझे खत्म करनी है आपकी क्लास, वो मैं कर दूंगी। लेकिन इस तरह से करूंगी कि आपको भी समझ आए। इस तरह से नहीं करूंगी खत्म कि कुछ भी पढ़ाया और चले गया और मेरी तरफ से वही क्लास खत्म होगी, नहीं। मेरा वैसा किसी भी टीचर का ऐसा कोई वो नहीं होता, माइंडसेट नहीं होता कि वो कुछ भी पढ़ा के चला जाए, है ना। सब चाहते हैं कि आपको अच्छे से डिलीवर करें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है कि मैं आपको हर एक चीज समझाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो आपका टॉपिक है चैप्टर का नाम है वो मैं उनसे चेंज करवा दूंगी। ठीक है, अभी आपका जो चैप्टर है उसको जेनेटिक्स के नाम पे ही चलने दो, वो एक्चुअली प्लानर पहले का चला गया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने आपको कल ही तो क्लियर कर दिया था कि जो चैप्टर है जेनेटिक्स का उसको खत्म होने दो पहले, है ना। इसको खत्म कर लेते हैं, मैं इसको डिले नहीं करना चाहती कि इसको 11, 12 को खींचू मैं, नहीं, पहले इसको खत्म करेंगे फिर ब्रीडिंग शुरू करेंगे, ताकि हमारे एक सब्जेक्ट तो हो जाए और कल तक हो जाएगा आराम से। कल तक ये आपका आराम से कितना बचा है मैं देख लेती हूँ, कितना बचा है। देखो आप आधा तो, आधे से ज्यादा तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, देखो आधे से ज्यादा तो मैंने आपको कवर करवा दिया है। देख लेते हैं कितना बचा है। लिथल जीन्स करवा दिया, लिंकेज बता दिया जी, क्रॉसिंग ओवर भी करवा दिया, थ्योरीज भी करवा दी, ठीक है, टाइप ऑफ जीन एक्शन भी करवा दिया। ये बचा है, मैं बताती हूँ आपको एक्चुअल में बचा क्या है। देखो यहां पे आप देखिए बचा क्या है, इनहेरिटेंस बचा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, सारा आज मैंने करवा दिया, वही है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही है। देखो आपके इसके बाद में आपकी वेरिएशंस हैं, जैसे कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस एक, जो आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही पार्ट है, ऐसा समझ लीजिए, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में ही आता है। तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगी, कर्नल्स को कैसे क्रॉस किया, मेज में आपके अलग अलग टाइप के कर्नल कलर क्यों आते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक ये क्रॉस है, क्रॉस में मैं आपको समझा दूंगी, डायग्राम में। देन ये हमने पूरा डिस्कस आज कर लिया है, ठीक है। कुछ आपके डायरेक्ट डेफिनेशंस है, पेनिट्रांस क्या होता है, एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, कितने % इंडिविजुअल में कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं, है ना, वो सारा पेनिट्रांस और एक्सप्रेसिविटी के बारे में वो हम कवर कर लेंगे। देन हमारे पास में ये, हाँ ये वही है, ठीक है। देन हमारे पास में कुछ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं कि कौन से कैरेक्टर्स किसके साथ में लिंक्ड हैं, हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर क्या होता है, सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं, इंसेक्ट में कैसे करते हैं, ह्यूमन में कैसे करते हैं, है ना। देन हमारे पास में मल्टीपल एलील आज मैंने पढ़ा दिया, लेकिन कल कवर कर लेंगे ये भी, मल्टीपल एलील क्या होते हैं, ठीक है, कितने जीनोटाइप्स, कितने एलील से कितने जीनोटाइप्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे पास में, ठीक है, और ब्लड ग्रुप का जो पूरा आपका जेनेटिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। देन
उसके बाद में हमारे पास में आइसोएलील्स हैं, प्लियोट्रॉपी मैंने समझा दिया है, और एक टॉपिक बचा है दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आपका ये टॉपिक तो कल पॉजिटिवली खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि मैम इसमें डिसऑर्डर वगैरह, तो देखो अगर हम प्योरली बात करते हैं ना जेनेटिक्स की, आपको इतने ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पूछता है, ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, जैसे ह्यूमन के डिसऑर्डर्स को भी बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक सारे क्लियर करवा रही हूं सो दैट अगर आपको कहीं से भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कभी भी गलत ना करें। इसलिए मैं आपको A to Z चीजें यहाँ पे करवा रही हूँ। अदरवाइज जो आपके प्लांट जेनेटिक्स है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से चीजें पूछी जाती है। एक आधी चीज हो सकती है कि डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की वजह से होता है, या फिर आपका कौन सी टर्म किसने दी थी, कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती है या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके अलग से पूछे जाए, ठीक है। अदरवाइज प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ही यहां से पूछा जाता है मेनली, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट हो गए, क्रॉसेस हो गए, रेशोज हो गई, यही पूछी जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रही हूँ सो दैट ऐसा ना हो कि हम रिस्ट्रिक्टेड रह जाएं एक ही चीज के ऊपर, है ना, बाकी चीजें छोड़ ही दें। इसलिए मेरा यही पर्पस था और कुछ नहीं है। करवाने को अभी भी अगर ये आज खत्म करवाना, मैं आधे घंटे में पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगी जो बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आई वांट कि वो प्रोडक्टिव सेशन हो। प्रोडक्टिव इन द सेंस आप भी कुछ सीखे, मुझे भी मजा आया पढ़ाने में कि नहीं यार मजा आया आज क्लास में, ठीक है, मेरा भी वही पर्पस है। ओके, हाँ जी बोलिए। ठीक है, आपका भी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था अभिषेक, और वो आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अभी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, हो जाएंगे, अभी हो रहा है, सारा काम हो रहा है ना। चलिए, हाँ जी, यहां तक पता चला? बाकी सबको बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? जितनी चीजें मैंने पढ़ाई, जितनी समझ में आई? चलिए, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, कल मैं आपको बोल रही हूँ जेनेटिक्स का मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाएगा और हम कल शुरू करने वाले हैं। कल अगर खत्म हो गया तो कल ही हम प्लांट ब्रीडिंग शुरू कर देंगे, नहीं तो हम परसों शुरू करेंगे। और कल के लिए आप अच्छे से पढ़ के आए, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी हैं, ये सारे बेसिक्स पढ़ के आना, ठीक है। कल या परसों के लिए जब भी हमारा टॉपिक शुरू होगा ये बेसिक पढ़ के आना, सो दैट मैं ब्रीडिंग में मेन पॉइंट पे आ सकूं, ठीक है। अगर मुझे बिल्कुल ही शुरू से शुरू करना पड़ा, फ्लावर क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होती है, तो हमारा ब्रीडिंग का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ के आना, जबकि मैंने शायद आपको सीड साइंस में भी बताया परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, सो दैट हम अपने मेजर टॉपिक्स के ऊपर जा सके, जैसे कि मेल स्टर्लिटी वगैरह है ना, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है, वो सारे टॉपिक्स कवर कर पाए। इसीलिए पहले आपको ये जो बेसिक टॉपिक है इनको पढ़ लेना है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, अब क्लास एंड कर दे हम। ओके देन, क्लास एंड करते हैं और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। आई होप आप सबको आज का लेक्चर क्लियर है। अब कल हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो डर था आप सबको, मुझे लगता है वो डर भी खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी हम बहुत ही इजी तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच। अब हम